नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं हिंदी साहित्य के यूट्यूब चैनल साहित्य गुरु चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख रहे हैं जो कि पीवाईक्यू बेस है। पीवाईक्यू क्वेश्चंस को ही हम डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लास्ट ईयर का पैटर्न या उससे प्रीवियस ईयर का पैटर्न देखें तो क्वेश्चन जितने भी हैं पीवाईक्यूज़ को आधार बना करके ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो हमें पीवाईक्यूज़ करने ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम जो है कैसा आएगा, उसका पैटर्न जो कैसा रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन मोड होने वाला है, तो आप लोग कंप्यूटर पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए और आप जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो भी ई नोट्स हैं, उन सभी को रिवाइज़ कीजिए बार बार और चीज़ों को देखते चलिए। तो चलिए आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं और उसमें हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो कि पीवाईक्यूज़ क्वेश्चंस के आधार पर देखेंगे। हम इसमें 10-12 क्वेश्चंस को भी करेंगे और उनके डिटेल्स आंसर भी देखेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं और चीज़ों को देखना प्रारंभ करते हैं। देखिए, ये जो पंक्ति है, क्वेश्चन पहला है, प्रश्न पहला है कि श्रीपद बेहद गवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ, दीदी मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ और तुम्हें मेरा पल भर भी यहाँ बैठना सुहाना नहीं, तो सुहाता नहीं, सुहाता, पल भर भी बैठना नहीं सुहाता। देखिए फिर क्या है, उपयुक्त संवाद अंजो दीदी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है। तो देखिए ये जो संवाद है अंजो दीदी नाटक का है, लेकिन ये जो संवाद है, ये जो कथन है, किसके द्वारा कहा गया है, प्रश्न ये है। तो आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है श्रीपद ने कहा है, या इंद्र नारायण ने कहा है, नज़ीर ने कहा है, या नीरज ने कहा है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा श्रीपद। देखिए उपयुक्त संवाद अंजो दीदी नाटक में श्रीपद के द्वारा कहा गया है। श्रीपद, देखिए श्रीपद, देखिए अंजो दीदी का 27-28 वर्षीय भाई है। जो श्रीपद है अंजो दीदी का भाई है, 27-28 साल का। और अंजो दीदी के बारे में देख लेते हैं कि ये अंजो दीदी जो कहानी है, नाटक है, इसमें क्या चीज़ों का वर्णन है और मतलब किसने इसकी रचना की है। देखिए उपेंद्र नाथ अश्क की यह रचना है। अंजो दीदी नाटक विधा की रचना है। 1955 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगर हम इसके प्रमुख पात्रों को देखें तो अंजलि, जिसको हम अंजो दीदी के नाम से जानते हैं, प्रमुख पात्र लगभग 30 वर्ष की है। जो अंजलि है, जिसको हम अंजो दीदी के नाम से जानते हैं, उनकी जो आयु है 30 वर्ष की है। इंद्र नारायण अंजू दीदी के पति जो हैं, अनीमा अंजू की सहेली है और नीरज अंजू का पुत्र 11 वर्ष का है। तो अंजू दीदी जो है शादीशुदा है, उसके पति का जो नाम है इंद्र नारायण है। अनीमा जो है उसकी सहेली है, उसका एक बेटा है जिसका नाम है नीरज, जो 11 वर्ष का है। मुन्नी जो है नौकरानी है, जिसकी आयु 25 वर्ष हमें देखने को मिलती है इस नाटक में। और देखिए क्या है, अगर हम इसके विषय की बात करें कि इस नाटक में है क्या, तो इस नाटक में अंजू के माध्यम से स्त्री पुरुष संबंधों के 60 वक्त की पाबंदी वर्णित की गई है। जैसा कि अगर आपने अंजू दीदी नाटक देखा होगा तो आपको पता होगा जो अंजू दीदी है वह किस प्रकार की लेडी है। वह पंक्चुअल लेडी है, समय की बहुत ही ज़्यादा पाबंद है। उनके लिए समय जो है वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है उनके जीवन में। इसीलिए हम उनके जो घर है, परिवार है, उनके रिश्तों को बिखरते हुए भी देखते हैं इस नाटक में। और देखिए क्या है, उपेंद्र नाथ अश्क, जिन्होंने अंजू दीदी की नाटक लिखा है। तो देखिए जो नाटक है लक्ष्मी का स्वागत, 1935 ईस्वी का नाटक भी इन्हीं का नाटक है। स्वर्ग की झलक 1940 ईस्वी का नाटक है। छठा बेटा 1940 ईस्वी का नाटक है। और जय पराजय 1937 ईस्वी का उपेंद्र नाथ अश्क के ही नाटक हमें देखने को मिलते हैं। जिसकी आत्मा कमज़ोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा। भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है। जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है। इसीलिए श्रद्धा देना जानती है, आप
इस बकरी को जितना दे उतना कम है। उपयुक्त संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? ये जो संवाद है, जैसा कि आपको पता होगा कि बकरी नाटक का ही है, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, नाटक है। और ये जो संवाद है, इस नाटक में किस पात्र के द्वारा कहा गया, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जो ऑप्शन पहला है कि कर्मवीर है, सत्यवीर है, या दुर्जन सिंह है, या सिपाही है। अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, और नहीं पता है तो चलिए इसके उत्तर को हम देखते हैं। उपयुक्त संवाद बकरी नाटक में सत्यवीर के द्वारा कहा गया। ये जो कथन है सत्यवीर का कथन है। और देखिए क्या है, बकरी नाटक जैसा कि आपको पता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। 1974 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगर हम इसके पात्रों को देखें, पात्र तो नट और नटी हैं, भिस्ती है, दुर्जन सिंह है, धर्मवीर सिंह है, सत्यवीर सिंह है, विपत्ति है, एक गरीब स्त्री जिसकी बकरी चोरी होती है। देखिए विपत्ति, ये जिसकी बकरी चोरी हो गई है और जिसको गांधी जी का प्रतीक बना दिया गया है, ठीक है। और सिपाही भी है, काका भी है और काकी भी है। तो ये सारे इसके प्रमुख पात्र हैं। अगर हम इस नाटक का विषय देखें तो क्या है, तो विषय हमें देखने को मिलता है कि आधुनिक राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा नेताओं द्वारा गांधी के विचारों की बार बार की जा रही हत्या का चित्रण हमें इस नाटक में देखने को मिलता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की अगर हम बात करें तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हैं प्रमुख नाटककार हैं। इनका जो जन्म है 1927 में हुआ, 1983 ईस्वी में इनका निधन हो गया। यह तीसरा सप्तक के कवि माने जाते हैं। नाटक देखिए इनकी कौन कौन से नाटक है। प्रमुख नाटक लड़ाई है 1979 ईस्वी की, अब गरीबी हटाओ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, नाटक हैं। और ये नाटक जो है बहुत ही ज़्यादा प्रशंसित नाटक है। काव्य रचनाएं अगर हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की देखें तो काठ की घंटियाँ 1959 ईस्वी की रचना है। बांस का पुल 1963 ईस्वी की रचना है। एक सूनी नाव 1966 ईस्वी की रचना है। और कुआनो नदी 1973 ईस्वी की रचना हमें देखने को मिलती है। हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन किसने किसके बारे में कहा है? तो ये जो प्रश्न है, देखिए हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, ये कथन किसने किसके बारे में कहा है? तो देखिए आपके पास जो है ऑप्शन वो ये है कि सत्यचंद्र ने निरिदा के बारे में कहा है, तुलसी राम ने गोकुल भैया के बारे में कहा है, या शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में कहा है, या हरिवंश राय ने श्यामा के बारे में कहा है। तो देखिए ये जो है पंक्ति, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, ये कथन शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में कहा है, क्योंकि शिवरानी देवी भी एक लेखिका हैं और प्रेमचंद भी एक लेखक हैं। तो प्रेमचंद ने ही उन्हें प्रोत्साहित किया था पढ़ाई लिखाई के लिए और लेखनी के लिए। तो ये जो पंक्ति है शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में कहा है, और उनकी जो रचना है प्रेमचंद घर में उसमें देखने को मिलता है। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी की रचना है, जीवनी विधा में लिखी गई है। 1944 में इसका प्रकाशन हुआ। शिवरानी देवी प्रेमचंद जी की पत्नी थी, दूसरी पत्नी थी, और उन्होंने प्रेमचंद के जीवन का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया है। मैं अब परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपयुक्त कथन किस पुस्तक में है? तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो पंक्ति है, ये कौन से कथन कौन से रचना का है? तो आपके पास देखिए ऑप्शन ये है, पहला जामुन का पेड़ में से है, आप खुदरी में से है, या माटी की मूर्ति में से है, या प्रेमचंद घर में। तो ये जो कथन है देखिए, उपयुक्त कथन आप हुदरी पुस्तक में है। आप हुदरी जो है रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है, और इसकी देखिए विषय वस्तु क्या है, यह इनकी आत्मकथा का दूसरा भाग है। आप हुदरी जो है रमणिका गुप्ता की आत्मकथा का दूसरा भाग है। स्त्री जीवन की समस्या का चित्रण किया गया है।
आत्मकथा का पहला भाग हादसे 2005 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। हादसे के नाम से प्रकाशित हुआ है पहला भाग, और आप हुदरी जो है दूसरा भाग है। रमणिका गुप्ता 1930 में इनका जन्म हुआ, 2019 में इनका देहांत हो गया। आदिवासी विमर्श की रचनाएं इन्होंने जो लिखी है वो ये है: आदिवासी शौर्य एवं विद्रोह, आदिवासी साहित्य यात्रा, आदिवासी कौन और आदिवासी अस्मिता का संकट, आदिवासी लेखन एक उभरती चेतना 2013 ईस्वी की है। अगर हम उपन्यास देखें तो सीता मौसी इनकी रचना है रमणिका गुप्ता की। आत्मकथा देखें तो आप हुदरी 2015 में प्रकाशित हुई और हादसे 2005 में प्रकाशित हुई। तो ये इनकी आत्मकथा है, तो आप इसको देख सकते हैं रमणिका गुप्ता। आजकल वैसे भी ट्रेंड चल चुका है कि जितने भी आधुनिक रचनाकार हैं उनसे जो प्रश्न हैं ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। मिलान वाले प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि मिलान वाले प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं कि आपको उनकी आत्मकथाएं दे दी जाएंगी और लेखकों के नाम दे दिए जाएंगे कि मिलान कीजिए, या तो पात्र दे दिए जाएंगे और उनकी रचनाओं के नाम दे दिए जाएंगे, डेट दे दिए जाएंगे। तो आप इन सभी चीज़ों को इस तरह तैयार कीजिए कि आपसे कोई भी प्रश्न जो है गलत ना हो। तो आप सभी चीज़ों को ध्यान से देखते चलिए। जामुन का पेड़, जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा जामुन का पेड़, कृष्णचंदन की रचना है, कहानी विधा में लिखा गया है और हास्य व्यंग्यात्मक रचना है। सरकारी विभाग की जीवन शैली पर भ्रष्टाचारी तंत्र का चित्रण किया गया है इस कहानी के माध्यम से। माटी की मूर्तें, जो कि 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई रेखा चित्र संकलन है, जिसमें 12 रेखा चित्रों का संकलन किया गया है, और रामवृक्ष बेनीपुरी की ये रेखा चित्र हमें देखने को मिलता है। माटी की मूर्तें देखिए, 12 रेखा चित्र जो माटी की मूर्तें में संकलित है उनके नाम है: पहला है रजिया, दूसरा है बलदेव सिंह, तीसरा है सरजू भैया, चौथा है मंगर, पांचवा है रूपा की आजी, छठा है देव, सातवां है बाल गोविंद भगत, आठवां है भौजी, नौवां है परमेश्वर और 10वां है बैजू मामा, 11वां है सुभान खान और 12वां है बुधिया। बुधिया जो है सबसे अंतिम है, तो ये याद होना चाहिए। पहला और अंतिम जो है हमेशा पूछा जाता है। रजिया जो है पहला है और बुधिया जो है अंतिम है। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी की रचना है, जीवनी विधा की रचना है, 1944 में इसका प्रकाशन हुआ। शिवरानी प्रेमचंद जी की पत्नी थी, दूसरी पत्नी थी। उन्होंने प्रेमचंद के जीवन का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया है और हमने इनके रचनाओं को भी इससे पहले वाले स्लाइड में देख लिया। अगर हम कृष्णचंदन की बात करें तो कृष्णचंदन जो हैं इनका जन्म 23 नवंबर 1914 ईस्वी में हुआ। रचनाएं अगर हम इनकी देखें तो एक गधे की आत्मकथा, एक वायलिन समुंदर के किनारे, एक गधा नेफा में। तो ये सारी इनकी रचनाएं हैं जो कि गधे को ज़्यादा समर्पित दिख रही हैं। तूफान की किलाएं, तूफान की कलियां, आसमान रोशन है, हम चहसी हैं, हम वहसी हैं, चहसी लग रहा था, हम वहसी हैं, कार्निवाल और एक गधे की वापसी और गद्दार आदि, ये इनकी कृष्णचंदन की प्रमुख रचनाएं हैं। और जो रचनाएं हैं कृष्णचंदन की, उनमें से ये जो हैं मुख्य रचनाएं हैं, तो आप इनको थोड़ा ध्यान से देख लेना। इनसे अगर ऑप्शन सेट किए जाएंगे तो आप इनको हल कर लेंगे। कृष्णचंदन को जो सम्मान मिला है उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि सम्मान वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि कौन सा पुरस्कार किसको किस वर्ष मिला है। कृष्णचंदन जी को साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो 1961 में कृष्णचंदन को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, वह भी शिक्षा के क्षेत्र में। रामवृक्ष बेनीपुरी का जो जन्म है 1899 में हुआ और 1968 में इनका निधन हो गया। अन्य रेखा चित्र अगर हम देखें इनके, तो गेहूं और गुलाब 1950 ईस्वी की रचना है, लाल तारा 1938 ईस्वी की रचना है, मील के पत्थर, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हमें देखने को मिलती है। हरिशंकर परसाई की अगर हम बात करें तो हरिशंकर परसाई का जो जन्म है 1924 में हुआ, 1995 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। अगर हम इनके कहानी संग्रहों को देखें तो हंसते हैं रोते हैं,
जैसे उनके दिन फिरे भोला राम का जीव, दो नाक वाले लोग आदि। दो नाक वाले लोग इनकी रचना है। तो ये जो देखिए भोला राम का जीव जो है हरिशंकर परसाई का, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसमें भ्रष्टाचारी मतलब सरकारी तंत्र पे एक तरह से व्यंग किया गया है। तो ये जो है ये ज़्यादा पूछा जाता है। चम्मा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा? तो जो चम्मा है वह कौन से उसका ज़्यादा स्थान रहा? तो देखिए जो हमने पढ़ा है शरत चंद्र। शरत चंद्र अगर आपने पढ़ा होगा आवारा मसीहा, तो शरत चंद्र के बारे में यह लिखा गया है। हरिवंशराय बच्चन या मन्नू भंडारी या रमणिका गुप्ता, तो किसके जीवन में सबसे ज़्यादा इसका योगदान रहा? तो चलिए हम देखते हैं उत्तर में। चम्मा पात्र का हरिवंशराय बच्चन के जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा। और अगर हम इनको देखें हरिवंशराय बच्चन के बारे में, हरिवंशराय बच्चन जो थे अमिताभ बच्चन के पिता थे और वे लेखक थे और इन्होंने मधुशाला, मधुबाला और निशा निमंत्रण अनेक मतलब कविताएं लिखी जो कि बहुत ही ज़्यादा बहुचर्चित है। और जो मधुशाला है उनको इसके लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। देखिए हरिवंशराय बच्चन का जो जन्म है 1907 में हुआ था। 2003 ईस्वी में इनका निधन हुआ है। हिंदी में हालाबाद के प्रवर्तक हैं। हाला देखिए, हाला का मतलब होता है शराब, और इन्होंने शराब से संबंधित इतनी कविताएं लिखी हैं और इतनी सुंदर कविताएं लिखी है कि मतलब ऐसे लगते हैं कि ये एक शराबी आदमी थे, लेकिन इन्होंने कभी शराब का सेवन नहीं किया, लेकिन उन अनुभूतियों को ऐसे व्यक्त किया है जैसे लगता है कि मतलब इन्होंने स्वतः ही अनुभव किया है। अगर हम इनकी रचनाएं देखें, काव्य रचनाएं, तो मधुशाला जो कि 1935 में प्रकाशित हुई, मधुबाला 1936 में हुई, मधु कलश 1937 में हुई और आत्म परिचय 1937 में हुई, निशा निमंत्रण 1938 में हुई, एकांत संगीत 1939 में हुई और सतरंगनी 1945 ईस्वी की इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। तो आप इसको ध्यान से देखते चलिए। शरत चंद्र जो हैं, इनका जो जन्म है शरत चंद्र का 1876 में हुआ और 1938 में इनका देहांत हो गया। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं लघु कथाकार थे। वे बंगाल के सबसे लोकप्रिय उपन्यासकार हैं। उनकी अधिकांश कृतियों में गांव के लोगों की जीवन शैली, उनके संघर्ष एवं उनके द्वारा झेले गए संकटों का वर्णन है। इनकी रचनाओं में तत्कालीन बंगाल के सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। अगर हम प्रमुख रचनाएं अगर शरत चंद्र की देखें तो बड़ दीदी 1913 ईस्वी की रचना है, बिराजबो 1914 ईस्वी की रचना है, परी गीता 1914 ईस्वी की रचना है, बैकुंठेर उइल 1914 ईस्वी की रचना है, 1915 ईस्वी की रचना है, पल्ली समाज 1916 ईस्वी की रचना है। और यही इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हम देख सकते हैं शरत चंद्र की। तो इनसे प्रश्न जो हैं बनाए जा सकते हैं, तो आप इनको थोड़ा देख लेना। मन्नू भंडारी जो कि आधुनिक रचनाकार है और इन्होंने आधुनिक जो मनोभाव है या जो मानव जीवन के मानव समाज के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, जो व्याप्त है, उसको ही इन्होंने अपने काव्य रचना का आधार बनाया है। तो मन्नू भंडारी का जो जन्म है 1931 में हुआ, 2021 में इनका निधन हुआ। मन्नू भंडारी हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार एवं अध्यापिका थी। प्रमुख रचनाएं अगर हम इनकी देखें, मैं हार गई 1957 ईस्वी की रचना है, यही सच है 1966 ईस्वी की रचना है, एक प्लेट सैलाब 1962 ईस्वी की रचना है, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968 ईस्वी की रचना है, आंखों देखा झूठ 1976 ईस्वी की रचना है और त्रिशंकु 1978 ईस्वी की रचना है। त्रिशंकु जो है कहानी पूछी जाती है किसकी रचना है, तो मन्नू भंडारी की 1978 में प्रकाशित हुई रचना है। रमणिका गुप्ता के बारे में अभी हमने देखा था, 1930 में इनका जन्म हुआ, 2019 में इनकी मृत्यु हो गई। उपन्यास है इनका सीता मौसी और आत्मकथा है इनकी आत्मकथा 2 भागों में है। पहला भाग जो प्रकाशित हुआ हादसे 2005 में हुआ और दूसरा जो है आप उधरी 2015 में प्रकाशित हुआ है। इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है, 2015 नहीं होगा, हादसे का 2005 होगा, ठीक है।
और देखिए क्या है, अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? रमणिका गुप्ता ऑप्शन में है, और कृष्णचंदन या मन्नू भंडारी या हरिवंशराय बच्चन। तो रमणिका गुप्ता के जीवन, मतलब रमणिका गुप्ता के उसमें अध्यापिका शीला अग्रवाल ने मन्नू भंडारी के जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो मन्नू भंडारी के जीवन निर्माण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है रमणिका गुप्ता ने, उनके अध्यापिका ने और मन्नू भंडारी का जन्म अभी हमने देखा था 1931 में हुआ, 2021 में इनका निधन हुआ, और इनकी रचनाएं भी अभी हमने देखी थी ऊपर, तो मैं अभी इनको छोड़ देता हूँ क्योंकि वही सारे पॉइंट जो है रिपीट हो गए। हरिवंशराय बच्चन के बारे में अभी हमने ऊपर देखा, तो देखिए कुछ पॉइंट जो हैं डबल रिपीट हो गए, तो इनको हम छोड़ देते हैं, बाकी हम दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। किसी देश में भी कभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। उपयुक्त पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है? तो देखिए निबंध वाला यूनिट से है, तो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जो कि भारतेंदु की निबंध है, और शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है, मजदूर और प्रेम से लिया गया है, या उठ जाग मुसाफिर। तो ये जो रचना है मेरे ख्याल से देखिए किससे लिया गया है। सॉल्यूशन अगर हम इसका देखें तो किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतने बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावे जिससे इस खेत में पहले से दुगना अनाज उपजे। उपयुक्त पंक्ति भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध से उद्धृत है। तो भारतेंदु के निबंध से ही उद्धृत है, और भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है इसी से लिया गया है। रचनाकार जो हैं इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र है, निबंध विधा की रचना है। यह भारतेंदु द्वारा लिखा गया भाषण का अंश है। यह भाषण बलिया जिले 1884 ईस्वी में दिया गया था। उस समय रॉबर्ट साहब बहादुर बलिया जिले के कलेक्टर थे। इस निबंध में भारतेंदु ने भारतीय के आलसी होने पर व्यंग किया है। इस निबंध में अंग्रेजों के परिश्रम के प्रति आदर भाव भी व्यक्त किया गया है। भारतेंदु ने भारतीय लोगों को रेल की गाड़ी कहा है। भारत में ब्रिटिश शासन की मनमानी पर व्यंग किया गया है। तो ये सारी जो महत्वपूर्ण तथ्य थे भारतेंदु से संबंधित हैं। भारतेंदु ने भारतीय समाज की रूढ़ियों और गलत जीवन शैली पर प्रहार किया है। जनसंख्या नियंत्रण, श्रम की महत्ता, आत्मबल और त्याग भावना को भारतेंदु ने उन्नति के लिए अनिवार्य माना है। लेखन के हमारे देश में निकम्मा रहने को अमीरी का सूचक बताया है। लेखक ने हमारे देश में निकम्मा रहने को अमीरी का सूचक बनाया है। और देखिए क्या है, भारतेंदु ने देश की उन्नति के लिए निम्न उपाय बताए हैं, जैसे कि पहला क्या है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जाए, नागरिकों की कर्मठता बढ़ाई जाए, आपसी एकता और भाईचारे का विस्तार हो। तो इन सभी पे इन्होंने बात की है अपने इस नाटक में। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। निबंध विधा की रचना है। और देखिए लोगों के जीवन निम्न वर्ग के लोगों के जीवन तथ्यों को उजागर किया गया है। निबंध के अगर हम उपशीर्षक देखें, हल चलाने वाले का जीवन हमें देखने को मिलता है। जो मजदूरी और प्रेम है उसमें बहुत सारे सब टाइटल या उपशीर्षक आते हैं। तो जो पहला है वह है हल चलाने वाले का जीवन, दूसरा है गडेरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी और कला आदि। तो ये इसके 4 उपशीर्षक हैं, हमें पता होना चाहिए। शिव शंभू के चिट्ठे, देखिए शिव शंभू के चिट्ठे, इससे प्रश्न बहुत बार बनाया जा चुका है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप, क्योंकि बाल मुकुंद गुप्त जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग एक लेखक रहे हैं, जिनसे प्रश्न जो है बहुत बार बनाए ही गए हैं, और 2-3 क्वेश्चन इनसे फंसते ही हैं। देखिए क्या शिव शंभू के चिट्ठे, तो बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, निबंध विधा की रचना है। 1903 में इनका जन्म हुआ, और 1905 के मध्य, मतलब 1903 से 1905 के बाद इनका जो है शिव शंभू का जो प्रकाशन वर्ष है 1903 से 1905 के बाद माना जाता है। यह चिट्ठे भारत मित्र पत्र में प्रकाशित हुए थे।
अगर हम विषय की बात करें कि इसमें बात क्या की गई है, तो ये लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा गया है। इसमें भारतीयों की राजनीतिक व्यवस्था को दिखाया गया है, अंग्रेजी शासन व्यवस्था की आलोचना की गई है। यह निबंध प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है। तो प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया निबंध है। और देखिए क्या है, इसकी शुरुआत स्वप्न के जरिए होता है। इसमें उस समय के कलकत्ता में हो रहे शासन का वर्णन किया गया है। उठ जाग मुसाफिर, देखिए उठ जाग मुसाफिर, अगर हम इस रचना के बारे में देखें, विवेकी राय की रचना है, निबंध है। और इस निबंध में गांव में शहरी संस्कृति के अनुचित हस्तक्षेप को लेखक की व्यथा चित्रित की गई है। गांव के आर्थिक विकास पर सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का विघटन दिखाया गया है। और देखिए, सरदार पूर्ण सिंह जो हैं, इनका जन्म 1881 में हुआ था। 1931 में इनका निधन हो गया। द्विवेदी युगीन मुख्य निबंधकार माने जाते हैं। और आचरण की सभ्यता इनकी मुख्य निबंध है। और सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट हिटमैन, और इनकी मुख्य मतलब रचनाएं हैं। और देखिए क्या है, बाल मुकुंद गुप्त का जो जन्म है 1865 में हुआ। 1907 में इनका निधन हो गया। ये हिंदी के निबंधकार और पत्रकार थे। प्रमुख रचनाएं अगर हम इनकी देखें, हरिदास, खिलौना, खेल तमाशा, स्फुट कविता और सन्निपात चिकित्सा आदि, ये इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हमें देखने को मिलती है। विवेकी राय का जो जन्म है 1924 में हुआ। 2016 में इनका निधन हुआ है। और इनके जो निबंध हैं, किसानों के देश 1956 ईस्वी में है। त्रिधारा 1968 ईस्वी का है। फिर बेतलवा डाल पर 1962 ईस्वी का है। आम रास्ता नहीं है 1988 ईस्वी की रचना हमें देखने को मिलती है। अगर हम रचनाएं देखें तो स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएगी और यह भी बताएगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो यह कहे ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है, उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है। तो ये इस बात जो है हमें देखने को मिलती है। सॉरी, ये जो था क्वेश्चन था, रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएगी और यह भी बताएगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है, उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, विद्यानिवास मिश्र का है, या विवेकी राय का है, या कुबेरनाथ राय का है। अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, नहीं तो हम आगे उत्तर देखेंगे। देखिए, रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएंगी और यह भी बताएंगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है, उपयुक्त कथन विवेकी राय निबंधकार का है। ये जो कथन है विवेकी राय का कथन है, तो इससे जो है प्रश्न बनाया जा सकता है, क्योंकि कथन वाले जो क्वेश्चन हैं आजकल बढ़ा दिए गए हैं और कथन जो है डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अगर हम विवेकी राय का जन्म देखें तो 1924 में हुआ, 2016 में इनका निधन हुआ। और अभी हमने इनके बारे में थोड़ा देखा था, तो वही सारे पॉइंट जो है रिपीट है, फिर भी देख लेते हैं। किसानों के देश 1956 ईस्वी की रचना है, त्रिधारा 1968 ईस्वी की रचना है, फिर बेतलवा डाल पर 1962 ईस्वी की रचना है, और आम रास्ता नहीं है 1988 ईस्वी की रचना हमें देखने को मिलती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है 1907 में हुआ, 1979 ईस्वी में इनका निधन हो गया। हिंदी निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। प्रमुख रचनाएं अगर हम इनकी देखें तो अशोक के फूल 1948 ईस्वी की रचना है, कल्पलता 1951 ईस्वी की रचना है, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी की रचना है, विचार और वितर्क 1957 ईस्वी की रचना है, विचार प्रवाह 1959 ईस्वी की रचना है, कुटज 1964 ईस्वी की रचना है, आलोक पर्व 1972 ईस्वी की रचना हमें देखने को मिलती है। कुबेरनाथ राय के बारे में भी देख लेते हैं। इनका जो जन्म है 1933 में हुआ, 1996 में इनका निधन हो गया। निबंध देखिए, प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी की रचना है, रस
आखेटक 1970 ईस्वी की रचना है। विषाद योग 1973 ईस्वी की रचना है। निषाद बांसुरी 1974 ईस्वी की रचना है। पर्ण मुकुट 1978 ईस्वी की रचना है। कामधेनु 1980 ईस्वी की रचना है। और आगम की नाव 2002 ईस्वी की रचना हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। निषाद बांसुरी 1974 ईस्वी की रचना है। पर्ण मुकुट 1978 की है। कामधेनु 1980 ईस्वी की रचना है। आगम की नाव 2002 ईस्वी की रचना है। अगर हम विद्यानिवास मिश्र की रचनाएं देखें तो विद्यानिवास मिश्र जो है, इनका जो जन्म है 1905 में हुआ। 2005 में इनका निधन हो गया। और देखिए निबंध अगर हम इनके देखें तो चितवन की छाह 1953 ईस्वी की रचना है। हल्दी दूब 1955 ईस्वी की रचना है। तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी की रचना है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 ईस्वी की रचना है। सैफाली झर रही है 1989 ईस्वी की रचना है। शिरीष की याद आई 1995 ईस्वी की रचना है। साहित्य के सरोकार 2007 ईस्वी की रचना हमें देखने को मिलती है। देखिए एक प्रश्न और आपके सामने है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्र कृत निबंध नहीं है। तो साहित्य के सरोकार अभी हमने पढ़ा कि किनकी रचना है। कविता का देश किसकी रचना है। छोटे छोटे सुख और व्यक्ति व्यंजक गद्य। तो देखिए क्या पूछा गया है कि जो विद्यानिवास मिश्र कृत निबंध नहीं है, तो कौन सा जो है विद्यानिवास मिश्र का निबंध नहीं है। तो आप बड़े ही आसानी से बता सकते हैं क्योंकि अभी हमने इनके बारे में ऊपर पढ़ा है। छोटे छोटे सुख विद्यानिवास मिश्र कृत निबंध नहीं है। रामदरस मिश्र का निबंध है छोटे छोटे सुख, और निबंध विधा की रचना है। 2006 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। और देखिए क्या है रचना। रामदरस मिश्र 1942 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ग्रामीण चेतना के प्रमुख निबंधकार हैं। अगर प्रमुख निबंधों की बात करें तो कितने बजे हैं 1982 ईस्वी की रचना है। बबूल और कैक्टस 1998 ईस्वी की रचना है। घर परिवेश 2003 ईस्वी की रचना हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं विद्यानिवास मिश्र की। विद्यानिवास मिश्र 1905 में जन्म, 2005 में इनका निधन। चितवन की छाह 1953 ईस्वी की रचना है। कदम की फूली डाल 1956 ईस्वी की रचना है। आंगन का पंछी और बंजारा मन 1963 ईस्वी की रचना हमें देखने को मिलती है। मैंने सील पहुंचाई 1966 ईस्वी की रचना है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972 ईस्वी की रचना है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 ईस्वी की रचना है। परंपरा कोई बंधन नहीं 1976 ईस्वी की रचना है। और तमाल के झरोखे से 1981 ईस्वी की रचना है। और सैफाली झर रही है 1989 ईस्वी की रचना है। देखिए पॉइंट्स को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, चीज़ों को बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं एक बार में याद नहीं होती है। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार चीज़ों को देखेंगे, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपको याद हो जाएंगे। और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे खुद ही कि PYQs क्वेश्चन को लेके आया हूँ, उनको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उनके जितने भी पॉइंट हैं बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन उनसे बनाए जा सकते हैं, उन सभी तथ्यों को एक जगह पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप इन सभी तथ्यों को आसानी से और एक जगह प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके जुड़ सकते हैं। और इन सभी जो भी PDF से मैं पढ़ाता हूँ, इन सभी PDFs को मैं वहाँ आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आप वहाँ पे इन सभी को देख सकते हैं। तो देखिए कुछ पॉइंट्स और हैं, उनको भी देख लेते हैं। फिर देखिए ये जो क्वेश्चन है, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्याजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। उपयुक्त पंक्तियां निम्न में से किस निबंध से उद्धृत है। तो शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, मजदूरी और प्रेम, या उठ जाग मुसाफिर। तो ये जो पंक्ति है, ये जो कथन है, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्याजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। उपयुक्त कथन नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से उद्धृत है। जिसमें नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो हमारी आदिम प्रवृत्ति रही है जानवरों वाली, उसको बताया है कि कैसे जब हम
बंदर थे तो हमारी पूँछ आती थी, लेकिन जब पूँछ का काम धीरे धीरे ख़त्म हो गया तो वो आनी बंद हो गई। उसी प्रकार से हमारा जो नाखून है, नाखून की जिस दिन अगर हमारे अंदर की पशुता वाली जो प्रवृत्ति है ख़त्म हो जाएगी तो ये जो नाखून है ये भी आने बंद हो जाएंगे। तो इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बड़े ही सुंदर तरीके से बताया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, 1951 में इसका प्रकाशन हुआ और कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है। देखिए, अगर हम इसके विषय को देखें तो प्रसिद्ध ललित निबंध है। इस निबंध में मनुष्य की दुर्बलताओं के साथ साथ उसकी शक्ति और रचनाशीलता को दिखाया गया है। प्रतीकात्मक निबंध है, प्रतीकों के माध्यम से बताया गया, नाखून को प्रतीक के रूप में लिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में देख लेते हैं। 1907 में इनका जन्म हुआ, 1979 में इनका निधन हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हमने ऊपर भी देखा था, अगर आपको फिर से देखना है तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, और बाकी मैं इस चीज़ को अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ। और देखिए क्या है, मजदूरी और प्रेम, इसको भी अभी हमने ऊपर देखा था, तो इसको भी मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ। कुछ पॉइंट्स जो हैं रिपीट हो जाते हैं तो उनको आप छोड़ दें। और उठ जाग मुसाफिर, ये सारी चीज़ें जो हैं अभी हमने सब ऊपर देख लिया, तो कुछ चीज़ें रिपीटेड हो गई हैं तो इनको मैं छोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है और फ़ायदा नहीं रहता। तो देखिए, यही सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मुझे आपके साथ शेयर करने थे। देखिए, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य आपको लगते हैं कि आपको याद होने चाहिए, उनको आप बार बार रिवाइज़ कीजिए। अगर आपको याद नहीं होता है तो एक ही वीडियो को 4-5 बार फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखिए, लेकिन सभी पॉइंट्स को याद करने की कोशिश कीजिए। पेपर 1 पेपर 2 दोनों पे बराबर फोकस कीजिए, क्योंकि पेपर 1 में अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो पेपर 2 के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का वेटेज जो है सेम ही है। अगर आप पेपर 2 पे 2 घंटा देते हैं तो पेपर 1 पे 1 घंटा तो ज़रूरी दीजिए। रोज़ 2-2 घंटे दोनों पेपर पे दीजिए, जो आपका एग्ज़ाम है आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप हिंदी साहित्य को नए सिरे से पढ़ना चाहते हैं और आपने अभी एडमिशन ही लिया है एमए में या यूजी कोर्स में हिंदी साहित्य लिटरेचर से, तो आप साहित्य गुरु चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि मैं फिर से एक नई सीरीज़ लाने वाला हूँ हिंदी साहित्य का, और उसमें हम समझेंगे कि हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि क्या रही। उसमें हम देखेंगे आदिकाल क्या है, भक्ति काल क्या है, मध्यकाल क्या है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे और आधुनिक काल तक हम सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सीरीज़ के साथ और कुछ नए तथ्यों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग जुड़े रहिए। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, जिससे जो है मुझे अच्छा लगे, और कमेंट करके आप जो सुझाव देना चाहते हैं उसको भी बता सकते हैं। और जिस यूनिट पे आपको टॉपिक चाहिए, जिस यूनिट पे आपको मतलब वीडियो चाहिए, उस यूनिट के बारे में भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं उस यूनिट से संबंधित टॉपिक्स को लाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।